हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये एक जो क्वेश्चन पेपर है, ये एग्ज़ाम में आए हुए पेपर है। आपको क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ष 2019 का जो आन मीरो पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए जोगेन चौधरी, ऑप्शन बी जितेन ठुकराल, ऑप्शन सी नलिनी मालानी या ऑप्शन डी अंजलि ईला मेनन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर यानी नलिनी मालानी, ठीक है। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। तो दिया है कि भारतीय कलाकार नलिनी मालानी ने 24 मई 2019 को वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय जो आन मीरो पुरस्कार जीता था और यह इस पुरस्कार को 7वां संस्करण था, यानी इस पुरस्कार का 7वां संस्करण था। अब पुरस्कार स्वरूप उन्हें यूरो 70,000 और डॉलर जो है 78,000 की राशि प्रदान की गई। इसे विश्व के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कारों में से एक माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था? ऑप्शन ए खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को दूसरे की सेवा में लगा दें, या ऑप्शन बी है कि पहले वो आपका नज़रअंदाज करते हैं, फिर आप उन पर हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीत जाते हैं, या ऑप्शन सी है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ऑप्शन डी है कि ऐसे रहिए जैसे कि आप कल मरने वाले हैं और ऐसे सीखिए जैसे कि आपको यहाँ हमेशा रहना है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, व्याख्या दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, और इस नारे को देश की आज़ादी के लिए ब्राहा यानी सर्वोच्च वाक्य के रूप देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए देश के बाहर रहकर संघर्ष किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए थे तथा उन्होंने देश के बाहर रहने वाले भारतीयों को संगठित कर उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी हरियाणा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हरियाणा। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। जैसा कि दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य में महिला लिंग अनुपात सबसे कम है और इस राज्य का लिंगानुपात 8,079 है, और लिंगा अनुपात के मामले में हरियाणा देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। इसलिए यहाँ पुरुष एवं महिलाओं की संख्या में अंतर पाया जाता है। और जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात जो था लगभग 135.118 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने दोस्तों कि ... सप्तपदी अनुष्ठान को पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है? ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन बी मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम 1937,
या ऑप्शन सी है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1862 या ऑप्शन डी है पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत की संसद द्वारा वर्ष 1955 में पारित एक कानून है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए लाल लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली कपास मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी शुष्क मिट्टी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लाल लेटेराइट मिट्टी। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। दोस्तों काजू उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लाल लेटेराइट मिट्टी है और इस मिट्टी में आयरन एवं एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। और इसके अलावा बात करें कि लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी आमतौर पर लाल रंग की होती है और यह मिट्टी भवन निर्माण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कुमाऊं, ऑप्शन बी गढ़वाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी नेपाल। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। तो दिया है कि अन्नपूर्णा पर्वत हिमालय श्रेणी का गिरिखंड उत्तर मध्य नेपाल काली गंडक एवं मर्स्यादि नदी घाटियों के बीच 48 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है। इसमें 4 प्रमुख शिखर यानी चोटियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल चैंपियन कौन थी। ऑप्शन ए जेनिफर ब्रांडी, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी वीनस विलियम्स या ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं दोस्तों कि जापान की 23 वर्ष की स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने वर्ष 2021 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। नाओमी ने फाइनल मुकाबले में जेनिफर ब्रांडी को हराकर 6-4 से और 6-3 से ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम किया और यह उनके करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं और कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं। ऑप्शन ए ब्राहगिरी, ऑप्शन बी गौरीमठ, ऑप्शन सी मस्की या ऑप्शन डी रूपनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रूपनाथ। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं और कर्नाटक के रूपनाथ में अशोक के शिलालेख नहीं मिले, जबकि ब्राहगिरी यानी गौरी मठ मास्की में लघु के शिलालेख मिले हैं। और मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उनके अभिलेखों से मिलती है और अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राही, खरोष्टी और आरामाइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने दोस्तों कि स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए विषक्रामक का उपयोग निस्यंदन के बाद किया जाता है, हालांकि निसंक्रमक का उपयोग डॉट हटाने के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन ए खनिज पदार्थ, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी परजीवी या ऑप्शन डी जीवाणु। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी खनिज पदार्थ। ठीक है, चलिए इनसे जुड़ी व्याख्या है जो उनको देख लेते हैं। जैसा कि व्याख्या दिया है आपके सामने दोस्तों कि स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाली विषसंक्रामक का उपयोग
निस्यंदन के बाद किया जाता है। हालांकि निसंक्रामक का उपयोग खनिज पदार्थ हटाने के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने कि शंकुक यानी गोनोमॉन ... का एक भाग है। ऑप्शन ए दूरबीन का, ऑप्शन बी सौर घड़ी का, ऑप्शन सी ट्रांसफर का, या ऑप्शन डी बोलोमीटर का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सौर घड़ी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने वो है कि श्री अकाल तख्त साहिब ... परिसर के भीतर स्थित है। ऑप्शन ए गुरुद्वारा बंगला साहिब, ऑप्शन बी पाटना साहिब, ऑप्शन सी स्वर्ण मंदिर, या ऑप्शन डी है पवाटा साहिब। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी स्वर्ण मंदिर। ठीक है। चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या उनको जानते हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है और अकाल तख्त सिख समुदाय की धार्मिक सत्ता का प्रमुख केंद्र है और अकाल तख्त अमृतसर सिखों के प्रमुख पूजा स्थल यानी हरि मंदिर का या स्वर्ण मंदिर के परिसर में स्थित है। यह शिरोमणि अकाली दल का मुख्यालय भी है जो कि सिखों के सर्वाधिक प्रभावशाली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं। ऑप्शन ए तमाशा, ऑप्शन बी चरी, ऑप्शन सी कोली, या ऑप्शन डी धनगरी गाजा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का, बताएं जरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी यानी चरी या चेरी नृत्य के नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं। और चरी नृत्य किशनगढ़ यानी अजमेर के प्रसिद्ध नृत्य है और इस नृत्य में बाकिया, ढोल एवं थाली का प्रयोग किया जाता है और गुर्जर जाति के लोग इस नृत्य को पवित्र मानते हैं और इस नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर चारिया यानी मटके रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने कि तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ ... कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्लज, ऑप्शन बी कंपोस्ट, ऑप्शन सी यूरिया, या ऑप्शन डी पिट। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे स्लज कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने दोस्तों कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2021 प्रतियोगिता जीतने वाली तस्वीरों का शीर्षक है। ऑप्शन ए इमेंसिपेशन मेमोरियल डिबेट, या ऑप्शन बी है द फर्स्ट एम्ब्रेस, ऑप्शन सी है काइल गर्ल ऑन द बॉर्डर, ऑप्शन डी है स्ट्रेट वाइस। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द फर्स्ट एम्ब्रेस। ठीक है। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि दिया है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2021 प्रतियोगिता जीतने वाली तस्वीरों का शीर्षक द फर्स्ट एम्ब्रेस है और अप्रैल 2021 में वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन के 64वीं वार्षिक फोटो प्रतियोगिता और 11वीं वार्षिकल डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा की। फोटो प्रतियोगिता 2021 की ज्यूरी द्वारा मैडम निसेन की तस्वीर द फर्स्ट एम्ब्रेस को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है, जबकि एंटोनियो फैसिलोगो द्वारा हबीबी को वर्ल्ड प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अब क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों 40 की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है और जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है वह ... मतलब रंग कोटित होता है। ऑप्शन नीला, ऑप्शन बी काले, ऑप्शन सी हरे, या ऑप्शन डी लाल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी काले। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करते हैं और जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है वे काले रंग से कोटित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 41 है कि आधार पूनावाला ने वर्ष डॉट डॉट में पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2015। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 2012। चलिए इनसे जुड़े जो व्याख्या हैं उनको देख लेते हैं कि आधार पूनावाला ने वर्ष 2015 में पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आधार पूनावाला ने जनवरी 2015 में अपने घरेलू आधार पुणे शहर में पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के एकमात्र उद्देश्य के साथ स्वच्छ शहर की कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अक्टूबर 2020 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन ए अच्युत सामंत, ऑप्शन बी श्रीकांत दत्तार, ऑप्शन सी संजीव राय, ऑप्शन डी नितिन नोहारिया। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीकांत दत्तार। ठीक है, अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दत्तार को अक्टूबर 2020 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 112 वर्ष पुराना और श्रीकांत दत्तार लगातार इस संस्थान के दूसरे भारतीय मूल के डीन होंगे। जो IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र श्रीकांत दत्तार ने 1 जनवरी 2022 को पदभार संभाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने दोस्तों कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकार को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1990 या ऑप्शन बी 72वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1989 या ऑप्शन सी है 71वां संविधान संशोधन CAA 1988 या ऑप्शन डी है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1992। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1992। ठीक है, चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1992 में नगर पालिकाओं सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था और 74वां संविधान अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग 9 क को शामिल किया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया तथा अनुच्छेद 243 त से 243 य और 6 के उपबंध भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में से संविधान सभा के सदस्य बने थे। ऑप्शन ए हंसा जीवराज मेहता, ऑप्शन बी कमला चौधरी, ऑप्शन सी अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन डी बेगम एजाज रसूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तो वो है ऑप्शन सी यानी अम्बु स्वामीनाथन। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। दिया है कि अम्बु स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले के अनाकारा के ऊपरी जाति यानी के हिंदू परिवार में हुआ था और उन्होंने वर्ष 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मार्गरेट और मथाली प्रवर्धन दादामय और अम्बु जमल के साथ महिला भारत संघ का गठन किया था और यह वर्ष 1946 में मद्रास निर्वाचन के क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी थी और वर्ष 1952 में लोकसभा के लिए एवं वर्ष 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन ए PC भट्टाचार्य, ऑप्शन बी HBR लेंगर, ऑप्शन सी CD देशमुख या ऑप्शन डी LK झा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सी.डी. देशमुख। चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दिया है कि वर्ष 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक को अपना पहला भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख यानी सी.डी. देशमुख के रूप में मिला, जो एक प्रसिद्ध सिविल सेवक थे और जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में देश के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार डॉट डॉट ने किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा महिला वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वह महिलाओं के एक दिवसीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर भी थी। ऑप्शन ए राधा यादव, ऑप्शन बी तानिया भाटिया, ऑप्शन सी पूनम रावत या ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दीप्ति शर्मा। चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या उनको देख लेते हैं कि अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार दीप्ति शर्मा ने किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा महिला वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया और वह महिलाओं के एक दिवस क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने दोस्तों कि वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो वायसराय डॉट डॉट के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपिन थे या ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी लॉर्ड रिपिन। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं दोस्तों। जैसा दिया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वर्ष 1978 में पारित किया गया था और वायसराय लॉर्ड रिपिन द्वारा वर्ष 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया और इस अधिनियम के निरसन ने रिपिन को भारत में लोकप्रिय बना दिया और साथ ही उसे भारत के लोगों को एकजुट आभार मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणु शोधन उत्पादकों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए ब्रोमेट, ऑप्शन बी टाइटेनिया, ऑप्शन सी क्लोरेट, ऑप्शन डी है क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी टाइटेनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 ने वर्ष 2021 तक भारत के राजकोषीय घाटों को सकल घरेलू उत्पाद के डॉट डॉट तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 3% या ऑप्शन डी है 5%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3%। ठीक है, अब चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 ने वर्ष 2021 तक भारत के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को अगस्त 2003 में लागू किया गया था और इस अधिनियम को लागू करने के नियम को जुलाई 2004 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है दोस्तों कि भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 के मध्य से पेट्रोल पर डॉट डॉट प्रति लीटर का कृषि और बुनियादी ढांचा विकास उपकर लगाया। ऑप्शन ए 3.5 रुपया, ऑप्शन बी 4 रुपया, ऑप्शन सी 2.5 रुपीज़ या ऑप्शन डी है 3 रुपीज़। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2.5 रुपीज़। ठीक है, यानी 2.5 रुपया। ठीक है, अब चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 के मध्य से पेट्रोल पर 2.5 प्रति लीटर का कृषि और बुनियादी ढांचा का विकास उपकरण लगाया। और इसमें आगे बात करें हम दोस्तों आपसे, तो वो है कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो थे उस टाइम निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 में पहला डिजिटल केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पेट्रोल पर 2.5 प्रति लीटर तथा डीजल पर 4 प्रति लीटर के कृषि बुनियादी ढांचे एवं विकास उपकर को घोषणा की। इससे केंद्र को ईंधन करों से राजस्व में अधिक हिस्सा मिलने लगेगा। ठीक है, और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर जो 30 है 25 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इन प्रश्न पत्र से आगामी परीक्षा में काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको इजीली प्राप्त हो सकते। और दोस्तों अपने फ्रेंड कलिंग्स यार या जिनसे रिलेटिव हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट अदर भी पर्सन को हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और आगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।